आप सभी को डीके का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सुपर एनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। हम लोग कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड पेंडुलम प्रॉब्लम आज देखने वाले हैं, पेंडुलम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और ये वो प्रॉब्लम है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। ये वो प्रॉब्लम है जो कोई भी YouTube चैनल सॉल्व नहीं करवाता है। और ये वो प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग जाकर के किसी से भी पूछोगे तो उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं, उसे पसीना आने लगता है और पेंडुलम प्रॉब्लम को यह कह करके छोड़ देते हैं कि यह एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि पेंडुलम प्रॉब्लम अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लिया जाए, सिर्फ 10 मिनट अगर देख लिया जाए तो पेंडुलम प्रॉब्लम यह समझिए हलवा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इतने स्टाइल से, इतने जुगाड़ से बताऊंगा कि बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड 2 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर है कूलॉम्स लॉ पर। अगर कूलॉम्स लॉ के इन तीनों लेक्चर को आप लोग देख लेते हो और जबकि देख चुके हो तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो, किसी से भी कह सकते हो कि कूलॉम्स लॉ पर मैं पीएचडी कर चुका हूं। कूलॉम्स लॉ पर पीएचडी कर चुका हूं। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो ले आकर के पूछ लीजिए। कहीं से कोई क्वेश्चन ऐसा बन ही नहीं सकता कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जो आप लोग ना लगा लो। चलिए हम लोग पेंडुलम प्रॉब्लम देखते हैं। इसके पहले का लेक्चर जिसमें चार्ज और कूलॉम्स लॉ बताया हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर के देख लीजिए। पेंडुलम प्रॉब्लम, पेंडुलम प्रॉब्लम में क्या है? पेंडुलम सब लोग जानते हो, ये फ्लोर है, छत है और इस छत से 2 डोरी लटकी हुई है एल एल लंबाई की। दोनों की लंबाई बराबर है, एल लेंथ की और एल लेंथ की 2 धागा लटका हुआ है, डोरी लटकी हुई है, जिससे Q1 चार्ज, एक गोला ये लटकाया गया, एक गोला ये लटकाया गया, इस पर Q1 चार्ज है और मास M1 है, इसका Q2 चार्ज है और मास M2 है। मैं दोनों का सेम चार्ज मान लेता हूं प्लस प्लस, और दोनों सेम ही रहेंगे, या तो दोनों प्लस प्लस रहेंगे या तो दोनों माइनस माइनस ही रहेंगे, अपोजिट नेचर के नहीं होंगे। अगर ये अपोजिट नेचर के हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस, तब तो ये चिपक जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे और एक जगह लटके रहेंगे। लेकिन दोनों अगर अपोजिट नेचर के हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों माइनस माइनस है, तभी रिपल्सन होगा और तभी ये दूर दूर रहेंगे। तो पेंडुलम प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन होगा, दोनों या तो प्लस प्लस चार्ज होंगे या तो दोनों माइनस माइनस चार्ज होंगे। ओके, अब इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? ये प्लस, ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। मतलब ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। कितना फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, Fe फोर्स लगाएगा। और ये वाला भी तो इसको रिपल करेगा। और आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, अगर 2 चार्जेज हैं एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो जितने फोर्स से ये इसको रिपल करेगा उतने ही फोर्स से ये इसको रिपल करेगा, और ये वाला इस डायरेक्शन में रिपल करेगा Fe। इतने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। Fe की वैल्यू क्या होगी आप लोग कूलॉम्स लॉ से निकाल सकते हो। कूलॉम्स लॉ होता है Fe = K Q1 Q2/r²। तो Q2 की वैल्यू ये है, Q2 अपान R इनके बीच की डिस्टेंस यक्स है, यक्स का स्क्वायर। ये सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ये वाला इसको इधर रिपल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपल करेगा। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत आसानी से, इससे आसान तरीके से नहीं समझाया जा सकता है। आपको बिल्कुल अगर ध्यान से देखोगे तो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। देखिए इनका वेट, आप लोग बताइए इसका वेट किधर होगा? M1G। वेट तो यही होगा M1G, और M1G नीचे की तरफ लगेगा। इसका भी वेट होगा, इसका भी भार होगा, और वो भार किधर लगेगा? M2G नीचे की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, दोनों रिपल कर रहे हैं, Fe। इसका वेट नीचे की तरफ, इसका वेट नीचे की तरफ। और जब ये दोनों फोर्स लगे हुए हैं तो इस डोरी में कुछ टेंशन भी तो होगा। जब ये लटका हुआ है और इधर भी लग रहा है तो टेंशन भी तो होगा, बिल्कुल होगा। तो इधर लगेगा टेंशन फोर्स, इसमें भी इधर भी लगेगा टेंशन फोर्स। क्या दोनों का टेंशन फोर्स इक्वल होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, दोनों का टेंशन अलग अलग होगा। इसका टेंशन T1 ले लो, इसका टेंशन T2 ले लो। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि इसका मास भी अलग है, इसका मास भी अलग है, दोनों का मास अलग अलग है, तो इसलिए क्या होगा? दोनों का फोर्स अलग अलग होगा। अच्छा, यहां पर ये परपेंडिकुलर से θ1 एंगल बना रहा है, ये θ2 एंगल बना रहा है।
क्या दोनों एंगल इक्वल इक्वल होंगे? क्या दोनों एंगल इक्वल इक्वल होंगे? तो दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, एक θ1 होगा एक θ2 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, अभी हम लोग देख लेते हैं। ये इतना तो आप लोगों का क्लियर हो गया। अब इसको अगर ये θ1 बना रहा है और यहां पर हम इस तरीके से इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, अगर ये θ1 है तो ये कितना होगा, ये भी θ1 होगा। भाई ये अल्टरनेट एंगल, ये θ1 तो ये भी θ1। अब t को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट ये होगा और वो होगा t1 cos θ, और एक कंपोनेंट इधर होगा और वो होगा t1, भाई t1 ही तो है, t1 ये वाला जहां थीटा लगा है वो वाला कास वाला, और ये वाला क्या होगा, साइन थीटा। इतने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहां पर एक चीज ये देख लीजिए, ये एंगल θ1 है तो यहां होगा tan θ1, यहां होगा sin θ1। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोग देखिए, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर होगा, ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होगा। तो इधर का फोर्स क्या है, T1 sin θ1 बराबर किसके होगा, Fe के बराबर होगा, Fe के। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर, ऊपर का फोर्स क्या है, T1 cos θ1 और बराबर होगा m1 g के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों को क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आप लोग देखेंगे कि डिवाइड करने के बाद ऐसा रिजल्ट आएगा कि चरम सुख की अनुभूति होगी। ध्यान से देखिए, T1 कैंसिल आउट, sin θ1 बटे cos θ1 क्या आ गया, tan θ1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आया, Fe अपान m1 g। दोनों को डिवाइड कर दिया गया, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया गया, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। अब आप लोग देखिए, tan θ1 की वैल्यू ये आई, ऐसे ही सिमिलरली tan θ2 की वैल्यू आ जाएगी, tan θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिमिलरली जैसे ये वैसे सिमिलर ये होगा। तो tan θ2 की वैल्यू आ जाएगी F2 अपान m1 नहीं, अब क्या हो जाएगा, m2, क्योंकि θ2 निकाल रहे हैं, m2g, ये हो जाएगा Fe। कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या होता है, tan θ1 अपान tan θ2 इजकल टू, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो Fe कट जाएगा, g कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, चलिए मैं लिख ही देता हूं, Fe अपान m1g बटे Fe अपान m2g। तो Fe कट गया, g और g कट गया, m2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये tan θ1 बटे tan θ2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m2 बाई m1, क्या आ जाएगा, m2 बाई m1। क्या गजब का रिजल्ट आया है। मीन्स tan θ1 tan θ2 का रेशियो जो है वो चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता है। नंबर 1 पॉइंट कि tan θ1 tan θ2 मतलब ये tan θ1 tan θ2 का रेशियो जो है, मीन्स θ1 θ2 का जो रेशियो है, जो एंगल का रेशियो है, वो चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का रिजल्ट है। और tan θ1 tan θ2 जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए θ1 यहां है तो m1 नीचे है, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, θ2 यहां है तो m2 ऊपर है, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज्यादा तो एंगल कम, वेरी सिंपल सी बात है। अगर दोनों का चार्ज, दोनों का मास इक्वल है तो इस तरीके से है। अगर इसका मास ज्यादा हो जाएगा तो इसका मास ज्यादा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, इसका मास ज्यादा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, इसका मास कम रहेगा तो ये ज्यादा ऊपर रहेगा। सिंपल सी बात है। और जब इसका मास ज्यादा है, अगर इसका मास ज्यादा है, ये नीचे चला जाएगा तो एंगल क्या होगा, एंगल कम हो जाएगा। मास ज्यादा तो एंगल कम, मास ज्यादा तो एंगल कम, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही है tan θ1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इतना आप लोग समझ गए हो, ठीक है। बस एक लास्ट में आप लोग एक और कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर। अगर कभी कभी क्या होता है कि टेंशन पूछ लेता है कि डोरी में टेंशन कितना होगा, तो अगर हमें T1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या आ जाएगा, T1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस दूसरे का कीजिए T1 स्क्वायर कास स्क्वायर θ1 इज इक्वल टू क्या आएगा, Fe का स्क्वायर प्लस m1g का स्क्वायर।
यहां देखिए T1 स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहां से बचे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा एफ ई स्क्वायर प्लस m1 जी का स्क्वायर। अब यहां से जब T1 निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे, यहां क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, एफ ई का स्क्वायर प्लस m1 जी का स्क्वायर। आप लोग ये समझिए कि आपका 99% क्वेश्चन इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। जो कंपटीशन में आएगा वो भी इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा, इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये भी, और उसके बाद दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? 3 रिजल्ट निकले हैं और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। tan थीटा 1 इक्वल टू, इसको याद कर लीजिए हमेशा के लिए, tan थीटा 1 इक्वल टू एफ ई अपान m1 जी। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा आप लोग देखिए, आपको 100% एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पेंडुलम प्रॉब्लम से आप डरना बंद कर देंगे। जिस प्रॉब्लम को देख करके सुन करके लोगों को पसीना आने लगता है, उस प्रॉब्लम को आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, चुटकियों में। ध्यान से देखो, ये इतना समझ, इसको याद कर लीजिए, tan थीटा 1 इक्वल टू एफ ई अपान m1 जी, tan थीटा 1 इक्वल टू एफ ई अपान m1 जी, और tan थीटा 1 बटे tan थीटा 2 इक्वल टू m2 अपान m1 होता है। बस इतना याद रखना है। एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग देखिए कितनी आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो, इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, अगर Q1 Q2 से ज्यादा है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 ज्यादा है Q2 कम है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2। तो थीटा 1 थीटा 2 के बीच का रिलेशन, अरे सॉरी ये Q1 है ना, तो यहां थीटा 1 कर दो, यहां थीटा 2 कर दो। भाई ये Q1 m1 है तो ये थीटा 1 होगा, Q2 m2 है तो ये थीटा 2 होगा। ठीक है, वेयर m1 इक्वल टू m2, m1 और m2 दोनों बराबर हैं, m1 m2 दोनों बराबर हैं। हमें थीटा 1 थीटा 2 में रेशियो पूछा है, हम लिखेंगे, हम लोग जानते हैं tan थीटा 1 बटे tan थीटा 2 इक्वल टू m2 अपान m1। ओह लाइट चली गई यार। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा 1 बटे tan थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 अपान m1। क्लियर? tan थीटा 1 बटे tan थीटा 2 इक्वल टू m2 अपान m1 ये होता है। और यहां पर दिया हुआ है कि m1 m2 के बराबर है, और जब m1 m2 के बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा। मतलब tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 के आ जाएगा, और tan tan कैंसिल आउट, तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा 2। मतलब फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो कितना सिंपल है। अगर आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये नीट का क्वेश्चन हलवा था, हलवा, चुटकी बजाते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए आप लोग। फिर हम लोग इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देखते हैं, नोट कीजिए। अब हम लोग नीट 2013 में आया हुआ एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जो कि पेंडुलम प्रॉब्लम से रिलेटेड है, हम लोग सॉल्व करने वाले। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए, पहले क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। 2 बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेज एंड इक्वल मास, 2 बॉल हैं जिनका मास इक्वल है और चार्ज इक्वल है। चार्ज मान लीजिए Q है, मास M है और इसका भी मास M है। यहां पर भी वही Q है, मास M और M है। सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से इसे सस्पेंड किया गया है बाई ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, सबकी लेंथ LL इक्वल है, सबकी लेंथ क्या है इक्वल है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज R, इक्विलिब्रियम सेपरेशन, जब ये इक्विलिब्रियम में है तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है R है। नाउ द स्ट्रिंग आर rigidly clamped at the half of the height. Now the string are rigidly clamped at the half of its height. अगर इसको आधी लेंथ से क्लैंप किया जाए, आधी लेंथ से लटकाया जाए, मीन्स इन दोनों को, जैसे ये लेंथ है y
और हम क्या करें, इसको आधी लेंथ से लटकाएं। ये पूरा तो y था, पूरी हाइट ये क्या है y। अगर हम लोग y/2 इसको दोनों को ले आए, इन दोनों स्ट्रिंग को ऐसे ले आए, पहली को भी दूसरी को भी ऐसे ले आए और यहां से हम लोग लटकाएं, तब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा y था तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y/2। अब ये हो जाएगा y/2, आधी हाइट से, हाफ ऑफ द हाइट। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, तब इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, मैं मान लेता हूं कि r' हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r' हो जाएगा सेपरेशन। यही r' की वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगी। सबसे पहले आप लोग देखिए, अगर दोनों का मास, अभी हम लोग देख चुके हैं, अगर दोनों का मास इक्वल है, आप लोग देख चुके हो, बस एक सिंपल सा फार्मूला लगाना है, tan थीटा इक्वल टू Fe/m1g। m1 यहां पर दोनों का सेम है इसलिए mg लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा इक्वल टू Fe/mg अभी हम लोग देख चुके हैं। और आप लोग देखो, दोनों का मास इक्वल है इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। दोनों का मास इक्वल है इसलिए ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब tan थीटा, अगर ये पूरा r है तो ये इतना कितना होगा, तो इतना हो जाएगा r/2। ये भी हो जाएगा r/2। अगर ये पूरा r' हमने मान लिया है तो ये आधा क्या हो जाएगा, r'/2 हो जाएगा। इधर भी ये क्या हो जाएगा, r'/2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसके लिए हम लोग लगाएं तो ये हो जाएगा tan थीटा इजिकल टू, यहां पर थीटा डैश मान लो, यहां पर ये एंगल कितना मान लो, थीटा डैश, और यहां पर ये क्यू है, ये क्यू है, इसको रिपल करेगा इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe। और Fe की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं। Fe की वैल्यू क्या होगी, Fe की वैल्यू होगी K Q इंटू क्यू स्क्वायर बटे, इस केस में होगा, इनके बीच की सेपरेशन है r, तो r स्क्वायर होगा। यहां क्या हो जाएगा, r' स्क्वायर हो जाएगा। पहली कंडीशन में हम लोग देखते हैं, पहली कंडीशन में, या पहली कंडीशन में बाद में देखेंगे, पहले हम सेकंड कंडीशन में देख लेते हैं। यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, पहले सेकंड कंडीशन में फिर फर्स्ट कंडीशन में। अगर हम लोग सेकंड कंडीशन में देखें तो tan थीटा डैश कर देंगे। tan थीटा डैश इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एंगल है थीटा, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर है r'/2, यही तो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है, बेस है y/2, ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है r/2, बेस है y/2, बेस कितना है y/2, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू Fe/mg। Fe क्या होगा, Fe क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 भी Q, Q2 भी Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा बटे इनके बीच का सेपरेशन r' का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और बटे में ही आएगा, बटे में आएगा mg, इतना आएगा। क्लियर। और अगर हम सेकंड कंडीशन में लगाएं, सेकंड कंडीशन में अगर हम लोग यही फार्मूला लगाएं tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है r/2, परपेंडिकुलर r/2 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है y, बेस क्या है, बेस है y। ये हो गया tan थीटा इक्वल टू Fe/mg। Fe की वैल्यू क्या होगी, Fe की वैल्यू होगी K Q इंटू क्यू स्क्वायर बटे r स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू, नीचे है mg तो नीचे लिख दो mg, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सेकंड कंडीशन हो गई और ये फर्स्ट के लिए कंडीशन हो गई। दोनों को डिवाइड कर दो, और जब दोनों को डिवाइड करोगे तो k कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, mg कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से देखो, यहां से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला 2, ये देखिए r' बटे 2y बटे 2 है, तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r', सॉरी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r', नीचे बचेगा r इज इक्वल टू, यहां देखिए ये ऊपर वाला कट गया, बटे में r' स्क्वायर, यहां बटे में r स्क्वायर, तो r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा r' का स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2r' का क्यूब, स्क्वायर ये है, एक ये है, r' का क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा r क्यूब,
ओके, यहां से ये 2 हटेगा तो बटे में आ जाएगा 2। भाई ये r और r स्क्वायर r क्यूब हो गया, बटे में ये हो गया। ये क्यूब अगर हटाओगे इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r, आगे लिख देता हूं मैं, यहां पर हम लोग लिखते हैं r डैश का क्यूब इजिकल टू, इसको लिख सकते हो r बटे क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 2, और उसके बाद क्यूब लगा दो, और जब क्यूब लगा दोगे क्यूब क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आर डैश बराबर आर बटे क्यूब रूट 2, आर डैश बराबर आर बटे क्यूब रूट 2। कौन सा ऑप्शन होगा, आर डैश बटे क्यूब रूट 2, ये आ गया। मतलब 2 का घनमूल ले लिया गया है, 2 का घनमूल ले लिया गया है, क्यूब रूट ले लिया गया है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग बेसिक से एकदम ध्यान से देखे हो तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया है, सिर्फ एक फार्मूला लगाया है, tan थीटा इक्वल टू एफ ई अपान एम जी। यही फार्मूला पहले मैंने सेकंड में लगा दिया, फिर फर्स्ट में लगा दिया। tan थीटा के स्थान पर परपेंडिकुलर अपान बेस कर दिया, इसके लिए भी tan थीटा के स्थान परपेंडिकुलर अपान बेस, और यहां पर एफ ई की वैल्यू रख दिया हूं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, एम जी वैसे ही है, एम जी कट गया, के क्यू स्क्वायर कट गया, 2y कट गया, उसके बाद ये आ गया। और इसको सॉल्व करना तो बेसिक मैथ से है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। क्लियर। तो इसी तरीके के क्वेश्चन नीट 2013 में आया था, और ये क्वेश्चन आया था, ये समझ लीजिए कि नीट का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें इतना मैथमेटिकल आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। अदरवाइज नीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना होता है। तो आप लोग इस तरीके के भी क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नीट में आए हैं, उन क्वेश्चन को भी मैं यहां पर करवा दे रहा हूं। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं, बस सिर्फ आप लोग सीरियसली अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, और एक भी क्लास मिस ना करो। अगर आप लोग एक भी क्लास मिस नहीं कर रहे हो तो ये समझिए कि फिजिक्स आप 100% तैयार कर रहे हैं। देखिए इक्विलिब्रियम, अब हम लोग एक चीज ये भी देख लेते हैं, कभी कभी कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। इक्विलिब्रियम, कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में है, हम लोग इसको आज पूरे लेक्चर में कई बार देख चुके हैं। इक्विलिब्रियम, अगर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स उस पर 0 लग रहा है। नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू 0। अगर किसी भी फोर्स पर नेट फोर्स 0 है तो हम कह देंगे कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है। अगर किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स 0 है, हम नेट फोर्स निकालेंगे, अगर नेट फोर्स 0 तो वो इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है। क्लियर। और ये जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम 2 तरीके के होते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए कि ये एक कटोरा है, सिंपल सा कटोरी है एक, और यहां पर कोई बॉल रखी हुई है या एक कंचा रखा हुआ है। यहां पर अगर एक कंचा रखा हुआ है, अगर यहां पर एक कंचा रखा हुआ है तो ये यहां पर स्टेबल कंडीशन में रहेगा, यहां पर रुका रहेगा। रुका हुआ है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर इसको यहां से उठा करके यहां पर रख दो तो ये फिर यहीं पर भाग आएगा। अगर इसको उठा करके यहां पर रख दो तो ये फिर से यहीं भाग आएगा। मींस इसको अगर इधर या इधर कहीं डिस्टर्ब कर दो, इस कंचे को चाहे इधर डिस्टर्ब कर दो तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भाग आएगा, फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अस्थाई साम्यावस्था में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि अगर कोई चार्ज पर नेट फोर्स 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर उसी चार्ज को थोड़ा सा इधर या इधर डिस्टर्ब कर दिया जाए, अपनी पोजीशन से हटा दिया जाए, और हटाने के बाद वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, तो उसे हम कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब करने के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ओके। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर यही कटोरा जो रखा हुआ है, इस कटोरे को हम पलट करके रख देते हैं इस तरीके से, कटोरे को जो है वो उल्टा ले लीजिए, और उल्टा रखने के बाद यहां पर बॉल रख दीजिए, यहां पर बॉल रख दीजिए, वो कंचा रख दीजिए। मान लीजिए कंचा रुकी हुई है, अगर रुकी हुई है तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी
इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि ये रुकी हुई है और रुकेगी तभी जब वो इक्विलिब्रियम में होगा, मींस नेट फोर्स जीरो होगा। इस पर नेट फोर्स जीरो है, मींस ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इसे अगर थोड़ा सा यहां पर ले आकर के रख दिया जाए तो ये इधर चला जाएगा, अगर यहां पर रख दिया जाए तो ये इधर चला जाएगा, मींस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौट करके नहीं आएगा। यहां पर तो ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर इसकी पोजीशन को थोड़ा सा चाहे इधर चेंज कर दिया जाए तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लौट करके नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मींस अगर कोई चार्ज कहीं रखा हुआ है, उस पर नेट फोर्स निकालेंगे, अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब है वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर उसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, चाहे इधर, अगर थोड़ा सा उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौट करके नहीं आ रहा है, बल्कि अगर इधर चेंज कर दिए तो वो इधर ही चला गया, अगर इधर कर दिए तो वो इधर ही चला गया, तो उसे हम कहेंगे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं कि कैसे हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि एक चार्ज है ये और एक चार्ज ये है प्लस क्यू चार्ज, ये भी है प्लस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज ये भी है, प्लस क्यू चार्ज ये भी है। इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है r, और इनके बिल्कुल बीचों बीच में, इनके बीच की डिस्टेंस r है, इनके बीचों बीच में मतलब इधर भी r/2 और इधर भी r/2, बिल्कुल बीचों बीच में एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया। अब आप लोग बताओ कि ये इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा? बताइए। अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है तो ये प्लस इसको रिपल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला प्लस इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और r/2 सेम है, इधर भी और इधर भी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और r/2 डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट अगर इसको हम उठा करके यहां पर रख दें, अगर हम इसे उठा करके यहां पर रख दें तब क्या होगा? जब इस प्लस क्यू को उठा करके हम यहां पर रख देंगे तो ये प्लस ये इसको रिपल करेगा, ये इसको इधर की तरफ रिपल करेगा, और वो भी बहुत तेजी से रिपल करेगा, बहुत ज्यादा रिपल करेगा। क्यों? क्योंकि नजदीक है। और ये वाला इसको रिपल तो करेगा क्योंकि ये भी प्लस, लेकिन बहुत दूर है, बहुत दूर होने के कारण ये कम रिपल्सन फोर्स लगा पाएगा। तो ये वाला इधर का फोर्स कम है, इधर का फोर्स ज्यादा है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इधर ही भाग आएगा। पहले यहां पर था तब इक्विलिब्रियम में था, नेट फोर्स जीरो था, लेकिन जब इसको इधर कर दिया गया तो इधर कर देने के बाद ये इधर ही नहीं चला आया बल्कि फिर से उधर ही जा रहा है। मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहां पर नेट फोर्स जीरो था, जब इधर किए तो ये इधर चला आना चाहिए, जब इसको इधर किए तो इधर चला आना चाहिए था अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता, लेकिन ये फिर से उधर ही जा रहा है। अगर इधर हमने शिफ्ट कर दिया तो फिर से इधर ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो मींस हम यहां पर लिख सकते हैं कि प्लस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसमें एक कंडीशन और लगा दी जाए तो और अच्छा हो जाएगा, प्लस क्यू इज इन स्टेबल, चलिए अभी यही इतना रहने दीजिए, प्लस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर यहीं पर हम माइनस रख दें, ये प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, इनके बीचों बीच में अगर माइनस क्यू चार्ज रख दिया जाए तो ये r/2 और ये भी r/2, तब क्या होगा? तब यहां पर ये माइनस है, ये इधर है, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। क्लियर? ये वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ये इधर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है।
और दोनों तरफ का फोर्स बराबर भी होगा, क्योंकि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू आर बाई टू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू आर बाई टू। तो इसका मतलब है कि इस पर टोटल फोर्स जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर इसको उठा करके यहां रख दिया जाए, अगर यहां रख दिया जाए तो ये प्लस ये माइनस, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि नज़दीक है, और इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स इधर की तरफ होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि दूर आ गया है। तो इधर की तरफ का फोर्स कम है, इधर की तरफ का फोर्स ज़्यादा है। मीन्स ये चार्ज इधर ही चला आएगा। मीन्स अगर हमने इधर किया तो ये चार्ज और भी इधर चला आएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौट करके नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि माइनस क्यू इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है कि माइनस क्यू जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। नोट कीजिए, स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज नेवर पॉसिबल। स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज नेवर पॉसिबल। अब आप लोग कहेंगे कि मास्टर पागल हो गया, अब ये जरूर कुछ उल्टा पढ़ाएगा। अभी बता रहा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अब बता रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम इज नेवर पॉसिबल। तो नहीं बेटा, मैं इसको समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी, कुछ ना कुछ उल्टा पढ़ना पड़ता है। IITN और डॉक्टर ऐसे नहीं बनते, उल्टा पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग इस चीज को याद रखिए कि स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज नेवर पॉसिबल। कोई भी चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो ही, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। कोई भी चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉसिबल ही नहीं है। देखिए समझाते हैं, ये स्टेटमेंट जो है 100% करेक्ट स्टेटमेंट है और आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, कोई भी आपको नहीं बताएगा। सब के सब जितना अभी मैंने बताया था उतना ही बता करके अगर कोई बताता है तो खत्म कर देते हैं। यहां पर क्या था? प्लस क्यू, दो चार्ज है, एक प्लस क्यू एक प्लस क्यू। बीच में अगर प्लस क्यू रख दिया गया, तो ये प्लस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। प्लस क्यू क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और यहां पर अगर ये प्लस क्यू है, बीच में माइनस क्यू रख दिया गया तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू को अगर इधर हम शिफ्ट कर देते हैं तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाता है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर इसको हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये इधर ही चला आता है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं जाता है, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? यहीं पर खत्म। लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं वो भी चीजें बताता हूं जो किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है। यही तो डिफरेंस है इस चैनल और किसी अदर चैनल में। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मैं समझा रहा हूं, देखिए। स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज नेवर पॉसिबल, इसको आप लोग रट लीजिए। देखिए यहां पर तो ये इक्विलिब्रियम में है, क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर इसी प्लस क्यू चार्ज को हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दें, यहां पर रख दें प्लस क्यू चार्ज को, इसी प्लस क्यू चार्ज को हम यहां पर रख दें, अब क्या होगा? अब ये क्या और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। ये यक्स डायरेक्शन थी, यक्स डायरेक्शन में तो ये यक्स एक्सिस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर हम वाई एक्सिस में यहां पर रख दें, भाई कोई जरूरी तो है नहीं कि हम इधर ही शिफ्ट करें, हम इसको इधर ही शिफ्ट कर रहे हैं, यहीं पर हम इसको ऊपर कर दें, नीचे कर दें, इधर कर दें, उधर कर दें, कहीं पे किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। हमें तो क्या करना है? इस इक्विलिब्रियम चेक करना है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम तो हम इसको अपनी पोजीशन से शिफ्ट करना है, किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट करें। अगर हम यहां पर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा? ये प्लस, ये भी प्लस, इसको क्या करेगा? इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स F। ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, इसको ये क्या करेगा? ये इधर की तरफ रिपल्सन फोर्स लगाएगा F। ये इधर की तरफ यफ लगाया, ये इधर की तरफ यफ लगाया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच में लगेगा ऊपर की तरफ। क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा? क्या ये चार्ज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा? नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो हम कैसे कह सकते हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो
नहीं है, क्योंकि अगर इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, लेकिन यहां पर अगर हमने वाई एक्सिस में शिफ्ट कर दिया तो एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, रिजल्टेंट इन दोनों फोर्स का निकालेंगे तो बीच में लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, मींस ये चार्ज ऊपर ही चला जाएगा, नीचे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, मींस ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है प्लस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये गलत लिखा हुआ है। ये सही है, लेकिन कब सही है, इसके आगे हम एक टर्म और जोड़ते हैं, प्लस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन यक्स एक्सिस। इन यक्स एक्सिस ओनली अगर लगा दो तो और भी गजब की बात बनेगी। प्लस क्यू चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ओनली यक्स एक्सिस। ओनली यक्स एक्सिस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और उसके अलावा एक्सिस के अलावा भाई ये सिर्फ इस डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। हम ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, इधर ले जाएं, इधर ले जाएं, इधर ले जाएं, इधर इधर, हजारों एक्सिस नहीं, इनफाइनाइट ऐसी एक्सिस मिल जाएगी जिस पर ये अनस्टेबल है, मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम इज नेवर पॉसिबल। प्लस क्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन केवल और केवल यक्स एक्सिस में। क्लियर? इसको भी देख लीजिए, यहां पर अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि माइनस क्यू चार्ज यहां पर क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसी को उठा करके यहां रख दीजिए, माइनस क्यू चार्ज। अब क्या होगा, ये प्लस ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों, ये F4 से अट्रैक्ट करेगा, ये F4 से अट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो यहां लगेगा, F नेट नीचे की तरफ। मींस इसको ले तो जाया गया था ऊपर, लेकिन ऊपर ले जाया गया है, ये नीचे चला आ रहा है, मींस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है, मींस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है, मींस ये माइनस क्यू चार्ज अनस्टेबल है। किसमें? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में ये स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि जब मैं तो इसे ऊपर शिफ्ट किया तो इसे ऊपर चला जाना चाहिए ना, अनस्टेबल है तो, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि नीचे आ रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है, मींस वाई एक्सिस में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मींस हम यहां पर ये लिख सकते हैं माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम इन वाई एक्सिस। ऐसे ही आप लोग देखोगे तो जेड एक्सिस में भी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन माइनस क्यू इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वाई एक्सिस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्लियर? तो मींस अगर एक एक्सिस में वो स्टेबल है तो दूसरी एक्सिस में अनस्टेबल हो जा रहा है। इसका मतलब हम, इसका निचोड़ क्या निकलता है? इसका निचोड़ ये निकलता है कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता है। मींस स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज नेवर पॉसिबल। किसी से भी आप जाकर के पूछिए, कोई नहीं बताएगा, किसी भी बुक में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पर अगर बताया गया हो तो आप लोग बताइए, ले आकर के मुझे दिखाइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बहुत सिंपल है और यही लास्ट टॉपिक है, बस यही बता करके मैं खत्म कर दूंगा। ओके, तो कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम का सदिश रूप, कूलॉम के नियम का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म कैसे होता है? बहुत सिंपल। देखिए ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कोई भी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ओके, एक चार्ज यहां है Q1, एक चार्ज यहां है Q2, एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां, Q1 और Q2। यहां से इसका पोजीशन वेक्टर है R1, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ये R1, ये R2। वेक्टर का हमें विशेष ध्यान देना है। और अगर हमें Q1 से Q2 की तरफ मिलाना है, अगर Q1 से Q2 की तरफ हम मिला रहे हैं, इस डायरेक्शन में मिला रहे हैं 1 से 2 की तरफ, तो हम लिखेंगे R12। अगर 2 से Q, मतलब Q2 से Q1 की तरफ मिलाएंगे तो हम लिखेंगे R21। ओके, ये इतना।
Q1 से Q2 की तरफ मिलाए हैं, इसलिए R12 1 से 2 की तरफ मिलाया गया R12, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से अगर देखो तो आप लोग वेक्टर नियम पढ़ चुके हो, क्लास 11th में वेक्टर पढ़ चुके हो। एक वेक्टर तो ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये वाला वेक्टर हमें प्राप्त हो जा रहा है। मींस R1 प्लस R12 दोनों को ऐड किया जाए, R1 प्लस R2, R12 इन दोनों को ऐड किया जाए तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंडिंग पॉइंट ज्वाइंट करने पर क्या प्राप्त हो रहा है? R2 वेक्टर प्राप्त हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मींस यहां से हम लिख सकते हैं R12 बराबर होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इतने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। R12 बराबर R2 वेक्टर और ये वाला इधर आएगा तो माइनस R1 वेक्टर, इतना हो गया। अब हम लोग फोर्स निकालते हैं F12। कौन सा फोर्स निकालते हैं? F12 फोर्स। मींस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, या ये नहीं निकालेंगे, F21 निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? F21 निकालेंगे। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला फोर्स F21 मींस फोर्स ऑन 2 दूसरा चार्ज ड्यू टू 1 मतलब फर्स्ट चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, F21 हमें निकालना है। तो F21 होगा क्या? F21 होगा क्या? फार्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही होता है। तो Q1 लिख दो, Q2 लिख दो, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R कौन सा होगा? R होगा इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस है R12। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम यहां पर क्या लेंगे? हम यहां पर लेंगे मैग्नीट्यूड, तभी तो स्क्वायर करेंगे। R स्क्वायर उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। हम यहां पर ये R12 वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो हो गया, लेकिन F एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी तो होगी, और डायरेक्शन कौन सी है? Q1 मतलब 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन है, तो मतलब R12 के ऊपर कैप लगा दो। 1 से डायरेक्शन की कौन सी है? डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ। कौन सी डायरेक्शन है? 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन है, 1 से 2 की तरफ R12 का स्क्वायर का वेक्टर कैप लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और जहां पर ये कैप लग जाता है वो होता है कि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है, एकांक वेक्टर है, मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, और 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मींस ये कूलाम्स लॉ ही लिखा हुआ है। F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, और यहां यूनिट वेक्टर लिख दिया गया। क्लियर? हम लोग एक चीज ये भी जानते हैं, यूनिट वेक्टर जैसे ये होता है ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये होता है। ये हम लोग क्लास 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। सेम वैसे ही अगर देखा जाए तो यहां R12 का कैप बराबर होगा वेक्टर R12 बटे मॉड ऑफ वेक्टर R12, ये इतना होगा भाई। सेम जैसे वो वैसे ये, हमने सेम टू सेम फार्मूला लिख दिया है। वेक्टर R12 का कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर R12 बटे मॉड ऑफ वेक्टर R12, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यही वैल्यू वेक्टर R12 की ये वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दीजिए। F21 का वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R12 का R12 वैसे ही रहने दो, R12 वेक्टर R12 का स्क्वायर इनटू R12 का कैप का फार्मूला होता है R12 का वेक्टर बटे R12 का मॉड। अब यहां पर अगर आप लोग देखो तो मॉड ऑफ R12 का होल स्क्वायर है, यहां भी एक बार है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। मींस यहां पर आप लोग कर दीजिए क्यूब पावर 3 और यहां पर लिख दीजिए R12 का कैप, वेक्टर R12, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा। यही हमारा क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। और अगर
फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा F12 और ये आ जाएगा F21 और F21, R21 R21। और इसी को थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F21 इजकल टू, चलो मैं वही लिख देता हूं, दूसरा वाला लिख देता हूं, ठीक है। F फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट लिखा है, अगर हम फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड लिखें तो ये हो जाएगा K Q1 Q2, देखिए यहां 21 है तो यहां 12 हो गया, बटे R, यहां भी बदल जाएगा, ये R21 का वेक्टर R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर, ये हो जाएगा। क्लियर, यही हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्लियर, ये एक क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है कि अगर वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा है, यूनिट वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग समझ गए होंगे। ये एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है और ये आप लोग आसानी से लगा सकते हो। चलिए देखिए हम लोग लगा लेते हैं। पोजीशन ऑफ ए चार्ज Q1 इज R1 की वैल्यू हमें गिवन है, एक Q1 चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, एक Q2 चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। फाइंड द फोर्स ऑन Q1 मींस F1 पर फोर्स निकालना है, किसके कारण, दूसरे के कारण निकालना है भाई। Q1 पर फोर्स निकालना है, 1 पर फोर्स निकालना है तो किसके कारण, दूसरे के कारण, मतलब R12 निकालना है, F12 निकालना है। और F12 क्या होता है, अभी अभी हम लोग देख चुके हैं, F12 होता है K Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर नहीं क्यूब इंटू R21 वेक्टर R21, कोई दिक्कत नहीं। ये F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 वैसे ही रहेगा। R21 की वैल्यू हम लोगों को निकालना है, R21 की वैल्यू हमने नीचे निकाल लेता हूं, ओके, बिल्कुल नीचे निकालते हैं। R21, आप लोग एक चीज ये देखिए, R12 है तो R2 माइनस R1 हो गया है, यहां पर है R21 जब निकालेंगे तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा बिल्कुल। तो ये R1 माइनस R2, R1 की वैल्यू रखो, R1 की वैल्यू 2i कैप प्लस j कैप, ये लिखा है माइनस k कैप, ये इतना हो जाएगा, माइनस इसको लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2i कैप, और ये भी माइनस माइनस प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये इतना हो जाएगा। और जब ये इतना आ जाएगा तो यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, एक सेकंड, यहां पर ये प्लस है, ये प्लस है, और जब ये प्लस होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2i प्लस i ये हो जाएगा 3, ये 2j प्लस j ये हो जाएगा 3j, और यहां पर हो जाएगा प्लस के और यहां माइनस के, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा R21 वेक्टर R21 क्या आ गया, 3j आ गया। तो यहां पर लिख दो 3j का मॉड का क्यूब इंटू यहां पर लिख दो 3j, मीन्स F12 आ गया, 3 को आगे कर लो, 3K Q1 Q2 बटे ये 3j का जब मॉड निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3j का मॉड निकालेंगे 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा j क्यूब, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। मीन्स F12 इजकल टू K बाई 9 Q1 Q2 j कैप, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू वीडियो लेक्चर को देखते रहिए, 100% नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिलेगी। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता अपने आप शोर मचा दे। नोट कीजिए आप लोग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।